नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं अब तक वो रिवाइज करेंगे। ओके, तो अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग प्रकार के, जहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स टच होंगे और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे आंसर्स मैच हो रहे कि नहीं, यानी हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट्स है आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो टॉपिक में चलो लिख देते हैं रिवीजन करके। ओके, टॉपिक रिवीजन करके लिख देते हैं। ओके, तो एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन सभी आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या गिवन है वो हमें पहले लिखना है। ठीक है, गिवन क्या है, एडिशन किस तरह से हो रहा है। एडिशन दोनों वेक्टर्स में u प्लस v में एडिशन हो रहा है। याद रखना ये इसमें x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है, तो इसमें एडिशन कुछ इस तरह से हो रहा है, x1 प्लस x2, ठीक है, y1 प्लस y2 एंड z1 माइनस ऑफ z2। ओके, u प्लस v में इस तरह से एडिशन किया जा रहा है। ऑल राइट, और जो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि के यू इज इक्वल्स टू के x1 के y1 के z1। ओके, यही है उसका मतलब, स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो और याद रखना, अगर स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन अगर कहा जाए तो फिर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 ऐसा होता। ऑल राइट, पर चूंकि वो स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है इसलिए हमने z1 माइनस z2 लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर देते तो z1 प्लस z2 ले लेते थे। ओके, तो अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये v u और स्मॉल v कैपिटल v के एलिमेंट्स है, तो क्या कैपिटल v एक वेक्टर स्पेस है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं, एक काम करते हैं। अभी वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए कितने सारे रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं। तो उनमें से किसी एक अगर फेल हो जाए तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो क्या किया जाए, अब देखो, अब एक तो कर सकते हो कि 10 के 10 रूल्स ट्राई करते जाओ, नहीं तो कभी कभार ऐसे दिमाग लगाओ कि z1 माइनस z2 ऐसा दिया गया है। अब देखो, जब भी माइनस होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी फेल हो जाता है, कौन सा प्रॉपर्टी फेल हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि a प्लस b इज नॉट इक्वल टू b, आई मीन नॉट प्लस, इट इज माइनस। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो तब तो ये फेल हो जाएगा ना, तब ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं, डायरेक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर ही आते हैं। ओके, तो चेकिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉप करके, चेकिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं। पहले क्या करें, पहले u प्लस वी कर देते हैं। ओके, u प्लस वी, चाहे तो ऐसे लिख दो, u कॉमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड u इज इक्वल्स टू x1 y1 z1, v इज इक्वल्स टू x2 y2 z2, ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद करते हैं u, देयरफॉर u प्लस v इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 माइनस z2। क्यों, क्योंकि दिया है u प्लस v, कैसे करना है हमें। अभी पलट देते हैं, कम्यूटेटिव में क्या होता है, u स्टार v, मतलब इधर मैंने प्लस लिख दिया, या स्टार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। u स्टार v या u प्लस v या फिर इज इक्वल्स टू v प्लस u, अगर कम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रहा है तो v प्लस u करके देखते हैं।
v प्लस यू इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ओके नहीं, अभी क्या करेंगे हम, अभी हम जहाँ जहाँ पे x1 था वहाँ पे x2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x2 था वहाँ पे x1 हो जाएगा, मतलब x2 प्लस x1। सेम केस y के साथ भी, तो y2 प्लस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब बताओ x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x1, x2 प्लस x1, ओके। y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1, ओके। z1 minus z2 is not equal to z2 minus z1. Therefore, commutative property not satisfied, hence not satisfied, hence therefore this v is not a vector space. V is not a vector space. ओके, V तो वेक्टर स्पेस फेल हो गया। ऑल राइट, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमें डिटेक्ट करना है। ठीक इसी प्रकार का हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो इसमें अभी क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन दिया गया है कि स्टैंडर्ड एडिशन, अभी इस केस में पिछले केस में क्या हो रहा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो स्टैंडर्ड था, लेकिन लेकिन एडिशन अलग था। इसमें एडिशन सेम है, स्टैंडर्ड है, इसमें एडिशन स्टैंडर्ड है। तो अगर एडिशन स्टैंडर्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि u प्लस b, ओके, u प्लस v इज इक्वल्स टू, जैसे कि एडिशन होता है a1 प्लस a2, a b c d दिया गया है ना, तो a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2 एंड d1 प्लस d2। ओके, ऐसे स्टैंडर्ड एडिशन दिया गया है। या फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे भी लिखो ना, ये मैंने लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर सिर्फ ऐसा भी लिखो कि स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन, स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन, तो भी चलेगा, तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन अलग है। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में दिया गया है कि कैसे करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम k में मल्टीप्लाई करें, कैसे, a b c d इस ऑर्डर में दिया गया a b c d, तो फिर मल्टीप्लाई होने के बाद वो हो जाएगा k a k b। ओके, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया है ना कि k a फिर k b और इधर k c और इधर k d। ठीक है, याद रखना, अगर दूर से क्वेश्चन देखोगे तो मतलब लगेगा कि जैसे स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वैसे ही हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर क्वेश्चन में इस तरह से अलग से दिया गया है तो फिर ध्यान से देखो और देखना, नोटिस करना कि पोजीशंस इसके चेंज हो चुके हैं अभी। तो अभी क्या करें, अभी हमें वो सारे मतलब मैंने बताया था ना कि 10 रूल्स, मैक एड, ओके, ये 10 रूल्स मैंने बताए थे। तो इसमें से जो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पे पहले ज़्यादा ध्यान दो। मतलब ये तो ठीक है जनरल, फिर ये एडिशन था और ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसमें ज़्यादा ध्यान दो। अभी मैंने ये चूँकि पहले से कर रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट जहाँ पे गलती हो रहा है, मतलब जहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा वहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं लिखूँ, इसमें मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ चेकिंग, ये वापस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ, चेकिंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ओके, चेकिंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो चेकिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला आइडेंटिटी ले रहा है ना। एडिशन वाला आइडेंटिटी क्या होता है कि 0 ऐड कर देना, मल्टीप्लिकेशन वाला आइडेंटिटी क्या होता है 1 मल्टीप्लाई कर देना। तो वही हमें इधर करना है, k के जगह पे हमें लेना है 1। ओके, LHS इज इक्वल्स टू, या LHS नहीं है, पहले लिखो लेट k is equals to 1, therefore LHS is equals to ABCD। LHS में तो ठीक है ABCD जैसे ही है वैसा ही रहने दो, बट RHS में क्या होगा, RHS में होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई कैसे ABCD, ठीक है, जैसे इधर था K ABCD वैसे ही 1 मल्टीप्लाइड बाई ABCD। पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई A, 1 मल्टीप्लाइड बाई A, 1 मल्टीप्लाइड बाई C, 1 मल्टीप्लाइड बाई B, 1 मल्टीप्लाइड बाई D। ये है इसका आंसर। और क्या सचमुच दिख रहा है 1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इज इक्वल्स टू मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू ACBD। इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन क्या अब देखो ABCD और यहाँ पे ACBD ऐसे दिया गया है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है, ये रफ में है, ओके, ये रफ वर्क है, ये मत लिख देना। तो therefore LHS is not equal to RHS, therefore क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड, therefore कहाँ गया, V is not a vector space। ओके, अब क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर हो चुका है कि कैसे एक वेक्टर स्पेस डिफाइन होता है और कैसे मिस्टेक्स को पकड़ना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो सीधा पकड़ो, एड AID में जाओ, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे ही हो रहा है ना एडिशन, मतलब ये एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव इन मल्टीप्लिकेशन, सीधा उधर जाओ और चेक करो कि हो रहा है कि नहीं। अगर एडिशन है तो फिर इसे चेक करो, या फिर इसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो चेक कर सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया कैसे चेक करना है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस कैसे चेक करना है वो पूरा रिवाइज हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपको अभी दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है अभी सब स्पेस पर, तो लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है पहले। ओके, सब स्पेस पर ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है कि W गिवन, ओके, W इज इक्वल्स टू XYZ, मतलब ये W एक सेट है या सबसेट बोल सकते हो V का, ठीक है, मतलब ठीक है, अभी के लिए मान लो कि ये एक सेट है। और कैसा सेट है, जहाँ पे XYZ हो, और वो कैसे XYZ हो, जहाँ पर ये कंडीशन मिल रहा हो, ओके, जहाँ पर ये कंडीशन हमें मिल रहा हो। तो अब देखो यहाँ पर सब स्पेस चेक करने के लिए कौन से हमें 3 रूल्स चाहिए। पहला रूल 0 एलिमेंट, दूसरा रूल अल्फ़ा प्लस, मतलब वेक्टर एडिशन हो रहा है कि नहीं, और तीसरा रूल है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ऑल राइट, तो एक्चुअली अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एंड मस्ट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, ऐसा है वो कंडीशन। पर अभी देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 एलिमेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम x, y और z पर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम x, y और z पर चेंजेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर 0 डाल दो, वहाँ पर 0 डाल दो।
तो ऐसे लिख दे, लेट u बिलोंग टू w वेयर x इज इक्वल्स टू 0, where x is equals to 0, where x1 equal to 0, y1 equal to 0, z1 equal to 0. Therefore u चलो therefore LHS is equals to x1 square plus y1 square plus z1 square, क्योंकि हमें u अगर मतलब उसमें अगर ज़ीरो एलिमेंट है तो अभी हम चेक कर रहे हैं, तो u को मान लेते हैं कि वो u ही है, एक ज़ीरो एलिमेंट मान लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो LHS में क्या है, x y और z मतलब उनके स्क्वायर्स, तो इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर RHS, ठीक है, अभी RHS चेक करते हैं, लेकिन RHS तो 1 है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और अभी हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, इसमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सबस्पेस। ज़ीरो एलिमेंट not present, zero element not present, W is not a subspace of V। क्लियर हमें दिख रहा है, ये पहला रूल ही फेल हो गया। ओके, पहला रूल ही फेल हो गया। अब एक बात याद रखना, कभी कभार ऐसा होता है कि चौथा एक क्राइटेरिया भी आ जाता है कि अगर किसी भी अगर मतलब वेक्टर स्पेस दिया गया है या ऐसे सबसेट दिया गया है, कोई भी एक सेट अगर दे दिया है, तो उसका अगर स्पैन भी निकल जाए, उसका अगर हम स्पैन निकाल पाए, तो फिर वो वेक्टर सबस्पेस का एक पार्ट है। ओके, मतलब वो एक वेक्टर सबस्पेस है, ये स्पैन ऑफ अगर किसी का हो जाए तो। लेकिन याद रखना, जाना मतलब ट्राई करो कि इसी रास्ते हम जाए, पहले ज़ीरो फिर ये सब चेक करो, फिर स्पैन ऑफ W चेक करो। इस केस में तो ये ज़ीरो पे ही फेल हो गया, तो बस ख़त्म। ओके, ख़त्म यहाँ पर। तो अभी ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो इसका आंसर देखते हैं अभी। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है ना, वो लिख दो। हो सकता है कि इसका मार्क्स मिले या ना मिले, हो सकता है, लेकिन क्या है, अगर हम इधर लिख दे पहले ही जो गिवन पार्ट है, तो फिर सॉल्व करने में इजी होता है और बार बार क्वेश्चन पेपर हमें नहीं देखना पड़ता कि क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है। अगर एक बार करेक्टली लिख दिया ना, तो बस फिर ऐसे बार बार क्वेश्चन पेपर देखने से क्या टाइम वेस्ट होता है, तो मत देखो वैसे। PT इज इक्वल्स टू A प्लस टी स्क्वायर, ऑल राइट। एंड जहाँ पर A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये एक सबस्पेस है कि नहीं। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या चेक करना है, ज़ीरो एलिमेंट, फिर जो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट में स्पैनिंग चेक करना है। तो W इज़ दिस, तो चेक करते हैं इसका ज़ीरो एलिमेंट है कि नहीं। तो चेकिंग ज़ीरो एलिमेंट, checking zero element, so A plus T square, so now यहाँ पर U belongs to, ठीक है, U belongs to W एक कर लेते हैं, let therefore let U belongs to W, जहाँ पर A कुछ भी हम ले सकते हैं। ओके, where A1 इज इक्वल्स टू 0। एक बात याद रखना, अगर ऐसे दिया गया है A बिलोंग्स टू R, तो फिर सिर्फ उसी में ही हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि T में भी हम कुछ ज़ीरो डाल दें, नहीं। अगर दिया गया है कि T बिलोंग्स टू R, तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो फिर उसे छूना भी मत। A इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, A1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर U is equals to 0 plus T square is equals to T square। अब बताओ, क्या ये एक ज़ीरो एलिमेंट है?
क्या ये एक ज़ीरो एलिमेंट है? नहीं, ये ज़ीरो एलिमेंट नहीं है। अगर सोचो ऐसे कोई मतलब कुछ और ही मतलब, ठीक है, एफ टी इज इक्वल्स टू ए प्लस 0t², ऐसा अगर दिया रहता, ओके, ऐसा अगर दिया रहता और बोलते कि ए बिलोंग्स टू आर, तो फिर हम ए में 0 डाल देते और फिर तो पूरा 0 हो जाता। लेकिन चूंकि इसमें वैसे कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसे 0 एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। इसमें t² है जो कि 0 नहीं है, इसलिए which is not equal to 0, therefore 0 element not present, therefore W is not a subspace। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि A में मतलब अगर A बिलोंग्स टू R दिया गया है या कोई भी लेटर बिलोंग्स टू R दिया गया है, तो सिर्फ उसी में ही 0 डालना है और चेक करना है 0 एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। ऑल राइट, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, मतलब अगर ऐसे 0 डालने पर t² आ रहा है, फिर सोचे कि t में भी हम 0 डाल सकते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता। t² आ रहा है या कुछ और आ रहा है 0 के अलावा, बस इट इज़ नॉट अ 0 एलिमेंट, इट इज़ नॉट अ सबस्पेस। ऑल राइट, तो ठीक है, फिर ये सबस्पेस पर तो 2 क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 सब क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, गिवन लिखो पहले, W इज़ इक्वल टू क्या है इसका, -a + 1 -a + 1 a - 6b, okay, a - 6b and 2b + a, 2b + a, okay, and a, b belongs to real numbers। तो इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सब क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट स्पैन्स W, ओके, मतलब ऐसा वेक्टर्स निकालने हैं जो एक स्पैनिंग सेट हो और उसके सहारे ये जितने सारे वेक्टर्स बना रहे वो भी उतने सारे वेक्टर्स बना दें, वही है उसका मीनिंग। Hence determine if W is subspace, okay, if yes find the dimension of the subspace। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बात हम देखेंगे कि इसमें सबस्पेस बन रहा है कि नहीं, ओके, सबस्पेस बन रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे स्पैनिंग सेट, ओके, ऐसे करते हैं पहले। तो अब देखो, मैं बार बार ये देता हूँ। अब देखो 0 एलिमेंट चेक करना है, फिर स्टेप 1 वही है, चेकिंग 0 एलिमेंट, चेकिंग 0 एलिमेंट। देख लेते हैं 0 एलिमेंट क्या आता है। तो इसमें 0 एलिमेंट आएगा कि लेट, जैसे मैंने पहले दिखाया था, u बिलोंग्स टू W, कमा वेयर a1 = 0, b1 = 0, ठीक है, a और b u के पार्ट हैं। और क्या होगा फिर, u इज इक्वल्स टू -0 + 1, 0 - 0, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 1 0 0। तो क्या ये एक 0 एलिमेंट है? नहीं है ये 0 एलिमेंट, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 एलिमेंट नहीं है या 0 वेक्टर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये लिखो 0 एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ओके। मैं ये इसलिए इतना लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम में लिखने को आए, ठीक है, ऐसा नहीं कि फटाफट शॉर्ट में सॉल्व कर दिया, नहीं, प्रॉपरली दिखाना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखे, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। 0 एलिमेंट नॉट प्रेजेंट एंड therefore it is W is not a subspace। तो बात ये है कि ये तो पहले, मतलब क्या बताऊँ इसमें, ये तो पहले स्टेप में ही फेल हो गया, ये पहले स्टेप में ही फेल हो गया। W is not a subspace। तो जिसका जो सबस्पेस ही नहीं है उसका स्पैन हम नहीं बना सकते हैं, ओके, मतलब
उसका स्पैनिंग सेट हम नहीं बना सकते हैं, ये क्लियर हो जाए। सो क्या लिख सकते हैं, मतलब पहला दूसरा, ये एक्चुअली दूसरे का क्वेश्चन है, ओके, ये दूसरे वाले का क्वेश्चन है। पहले वाले का क्वेश्चन फिर क्या लिखा है, सिंस W is not a subspace, therefore we cannot find a set of vectors that spans W। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में फेल हो गया तो बाकी के 3 स्टेप्स तो फेल होंगे ही, ओके, बाकी के 3 स्टेप्स ही फेल होंगे। तो दूसरा तो ये हो गया, तो तीसरा क्या होगा, डायमेंशन। अभी जैसे मैंने बताया है कि डायमेंशन वो क्या होता है, बेसिस के, मतलब कितने सारे वेक्टर्स है बेसिस में, वही होता है डायमेंशन। तो इसमें तो स्पैनिंग सेट ही नहीं है, स्पैनिंग सेट नहीं है मतलब बेसिस नहीं है, उसका मतलब डायमेंशन भी नहीं है। W does not have a dimension since it is not a subspace। ओके, जो सबस्पेस ही नहीं है, जिसका बेसिस ही नहीं है, उसका सबस्पेस नहीं बन सकता। ओके, क्लियर, सबस्पेस उसका नहीं बन सकता। और ठीक है, तो इसमें तो सबस्पेस नहीं बना, इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे बन रहा है सबस्पेस। वो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं अभी। इसका आंसर, एक काम करता हूँ, इतना देर से ब्लू मार्कर से लिख रहा था, अभी ब्लैक मार्कर को भी चांस देना चाहिए ना। चलो ओके, ठीक है। तो देखो, जो मैं कहने जा रहा था कि हाँ, इस केस में अभी हम पहली बात तो गिवन लिख देते हैं। गिवन इस केस में देखा जाएगा तो थोड़ा अलग है क्वेश्चन। W is the set of 5b plus c, B and C, okay, B and C, जहाँ पर B and C belong to real numbers, B, C belong to real numbers, alright, they belong to real numbers, okay, so now C। अब देखो यहाँ पर तो पहली बात हमें सबस्पेस चेक करना है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे दिया गया है कि हेंस मतलब कैसे दिया गया है, पहले तो हमें देखना है कि स्पैन्स W, ओके, एंड देन हेंस डिटरमाइन इफ W इज़ अ सबस्पेस, ऐसे दिया गया है। तो एक काम करते हैं, चलो चेक कर लेते हैं कि इसके सबस्पेस बन रहा है कि नहीं। पहले से ही हम जैसे जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग 0 एलिमेंट, ओके, चेकिंग 0 एलिमेंट। तो चेकिंग 0 एलिमेंट, जैसे हम लिख रहे थे, U बिलोंग्स टू W वेयर B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों ही 0 है। देयरफॉर U इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 0 एलिमेंट मिल रहा है, ओके, दिख रहा है हमें। ऑलराइट, अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन, चेकिंग वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन या फिर एडिशन प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो U कमा क्या लिखा है, V बिलोंग्स टू W वेयर क्या बोला अभी, B1 और मतलब हाँ, वेयर U इज इक्वल्स टू
5b1 plus c1 b1 c1 comma v is 5b2 comma नहीं सॉरी c2 plus c2 b2 c2 ऑल राइट। समझ सकते हो ना, दिख रहा है क्या वैसे? ये इतना नीचे तक ले गया मैं, ओके दिख रहा है। आई नो थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा गंदा हो चुका है नीचे, लेकिन खैर अभी थोड़ा सह लेते हैं। तो क्या करना क्या चाहिए? u प्लस वी करना चाहिए। u प्लस वी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, 5b1 प्लस b2 प्लस c1 प्लस c2, ऑल राइट। b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 एंड c1 प्लस c2, c1 प्लस c2। तो क्या हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 5b प्लस c था, यहाँ पे 5 दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ओके। और जो टर्म यहाँ पे है वो टर्म सीधा यहाँ पर भी है, ठीक वैसे ये भी हो रहा है। जो टर्म ये पूरा ब्रैकेट में है वो इधर भी है, और जो इधर दिख रहा है वो इधर दिख रहा है, तो जो इधर दिख रहा था इधर दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स देयरफॉर u plus v belongs to vector, vector नहीं, I mean w, okay, u plus v belong to w, therefore this क्या बोले इसको, vector addition is satisfied, okay, vector addition is satisfied, वेक्टर एडिशन इज satisfied, ऑल राइट। इसके बाद क्या करना है हमें? वेक्टर एडिशन इज satisfied के बाद हमें लेना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चेकिंग वैसे इधर लिख देना कि 0 एलिमेंट फाउंड ऐसे करके, मैं भूल गया लिखना, पर आप लिख देना। ये बस रिवीजन हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। चेकिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चेक स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर चेकिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सो यू लेट k belongs to real numbers, therefore k u is equals to k 5b1 plus c1 b1 c1, which is equals to 5k b1 plus k c1 k b1 k c1, ओके। ऐसा मिल गया हमें। तो इधर भी हम क्लियरली दिख रहा है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये 5 मल्टीप्लाइड भी ये पूरा चीज़, और यहाँ पे भी वो पूरा चीज़ दिख रहा है ना, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है। देयरफॉर के यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फुल फॉर्म इज satisfied, ओके, is satisfied। ये मैं लंबे रास्ते से दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, ओके। नहीं तो इसके बाद मैं एक शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा, उससे भी काम चल सकता है, ओके। पर पहले लंबे रास्ते से देख लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे स्पैन। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि W इज़ अ सबस्पेस, और सबस्पेस है तो उसका स्पैन तो निकलेगा ही। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना कि W से एक स्पैन है, आई मीन एक सब स्पेस है, क्लियर, ओके। नाउ अभी देखते हैं, चलो। और हाँ, जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूँ तब तक एक लाइक दे दीजिए एक वीडियो पर, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो फिर एक अच्छा सा कमेंट भी प्लीज़ कर दीजिए, ओके, ताकि दूसरों को दिखे कि ये जो वीडियो है कितना अच्छा है, या आपको कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो, ऑलराइट। और हाँ, ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स या जिनके साथ भी आप पहचान में हैं, इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो दिखे और उनकी भी मदद हो, ऑलराइट। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा फैलेगा और उतना
उतने लोगों का ये हेल्प होगा। तो ठीक है, सब स्पेस हो गया। अभी स्पैन देखते हैं। ओके, स्पैन देखते हैं। स्पैन कैसे देखा जाता है, देखो चेकिंग, ओके हम क्या लिखते हैं, चेकिंग स्पैन ऑफ क्या W, checking span of W. So 5B plus C, B and C is equals to अब देखो 5B plus 1C, 1B plus 0C, 0B plus 1C, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, इसे अब मैं तोड़ भी सकता हूँ, कैसे, B 510 प्लस C 101, ओके ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो B और C कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये सब तो वेक्टर्स है, मैट्रिसेस है या वेक्टर्स है, अब तो दोनों एक ही जैसे दिखने लगे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि B और C के जगह अगर मैं K1 और K2 भी डाल दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि K1 K2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लिखते थे पहले, इसमें B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लिख रहे हैं। तो मैं अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि K1 K2 B और C के जगह, लेकिन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू स्पैन, मतलब W इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, 510 कॉमा 101। मतलब क्या है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस करने के बाद ये जितने सारे वेक्टर्स बना रहे हैं ये भी उतने सारे वेक्टर्स बना देगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि इस B और C के जगह पे कुछ भी वैल्यूज डाल दो, कुछ भी, तो ये जो वेक्टर्स तैयार कर रहा है उसके जगह पे अगर मैं इधर K1 डाल दूँ, K2 डाल दूँ या फिर B और C डाल दूँ, मतलब रियल नंबर्स चाहिए, ठीक है, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशंस करने के बाद, मतलब स्केलर्स मल्टीप्लाई करने के बाद और एडिशन करने के बाद आपस में, वो भी उतने सारे वेक्टर्स बना देगा। स्पैन का मतलब तो वही है। तो W एक स्पैन से W को बनाने के लिए एक स्पैनिंग सेट तैयार हो रहा है। ओके, W को बनाने के लिए एक स्पैनिंग सेट तैयार हो रहा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, स्पैनिंग सेट बन चुका है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन, आई मीन सब क्वेश्चन का आंसर क्या है कि येस इट इज़ अ सब स्पेस, येस इट इज़ अ सब स्पेस। अब हाँ, जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा था, शॉर्ट ट्रिक ये है कि देखो अगर दिख रहा है कि सिर्फ B और C के साथ ही नंबर्स जुड़े हुए हैं, मतलब पिछले एग्जांपल में क्या था, शायद A था +1 था ना, A के साथ एक 1 जुड़ा हुआ था, लेकिन इस मतलब ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये इसके साथ प्लस में है या माइनस में भी रह सकता है। तो अगर कोई ऐसे कांस्टेंट्स या मतलब ऐसे कोई नंबर्स अलग से है तो फिर वो सब स्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे मल्टीप्लिकेशन मोड में है सब, मतलब 5 एक मतलब या फिर कोई भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो फिर वो एक सब स्पेस बन सकता है। और उस केस में अगर आप डायरेक्टली इधर आ जाए, मतलब वो ज़ीरो एलिमेंट छोड़ दिया, एडिशन फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो सब छोड़कर अगर डायरेक्टली आ गए और फिर वो स्पैन प्रूफ आपने कर दिया कि हाँ स्पैन निकल रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि येस इट इज़ अ सब स्पेस। ओके, आप लिख सकते हैं ऐसा। पर याद रखना, अगर +1 +2 या प्लस कोई भी रियल नंबर ऐसे लिखा है या माइनस कुछ भी, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो ज़ीरो एलिमेंट में ही अटक जाएगा, ज़ीरो एलिमेंट में ही फेल हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन मोड में हो तो फिर अगर निकल रहा है स्पैनिंग सेट, तो फिर वो एक सब स्पेस है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, सो नाउ अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसका भी डायमेंशंस निकालते हैं।
ओके, इसके अभी हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो डायमेंशंस मैंने क्या बताया था, ये दो नंबर्स बस, मतलब ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, उससे ही डायमेंशन निकल जाता है। सो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हम अभी इस केस में एटलीस्ट ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। सो ठीक है, फिर पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर में हमें मिल चुका है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में अभी देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गिवन m1 क्या दिया गया है, 1 0 -1 1 1 0 -1 1 comma m2 is equals to 1 1 2 1। just a minute, may have required 1 1 2 1 2 1 and m3 is equals to 0 1 1 0 0 1 1 0। ओके, m1 m2 m3 तीनों हो गए। इसके बाद आता है कि उसके साथ हमें स्केलर्स मल्टीप्लाई करना है, c1 c2 एंड c3। ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं वो भी। और इसका आंसर में हमें और एक वेक्टर मिल रहा है। सो c1 1 0 -1 1, देयरफॉर साइन लगा देते हैं, प्लस c2 1 2 1 1 प्लस c3 0 1 1 0। ओके, ये तीनों मिल गए हमें। इज इक्वल्स टू कौन सा वेक्टर है यहाँ पर, 1 -1 2 1। ओके, 1 -1 2 1। और हमें चेक करना है कि हमें क्या चेक करना है इस केस में, कि ये c1 c2 c3 के कैसे वैल्यूज़ निकल रहे हैं, या एटलीस्ट वैल्यूज़ निकल रहे हैं कि नहीं। तो बहुत इजी है, ये सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, ये कैसा आएगा, देखो इसमें c1 मल्टीप्लाई करना, c2 मल्टीप्लाई करना, c3 मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो मेन जो वेक्टर बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ, c1 + c2 c1 + c2। ओके, यहाँ पर जैसे दिख रहा है c1 + c2, देन यहाँ पर 0 c2 + c3 c2 + c3, देन -c1 + 2c2 + c3 एंड यहाँ पर c1 + c2। ओके, यहाँ पर c1 + c2 इज इक्वल्स टू 1 2 -1 1। ऑलराइट, तो इससे हमें 4 इक्वेशंस मिलते हैं। कौन से 4 इक्वेशंस, c1 + c2 इज इक्वल्स टू 1, c2 + c3 इज इक्वल्स टू -1, और बाकी के दो -c1 + 2c2 + c3 इज इक्वल्स टू 2 एंड c1 + c2 इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, ये 4 इक्वेशंस में मिल रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना, कंसिस्टेंसी चेक कर लो। ओके, कंसिस्टेंसी चेक कर लो। जब अगर हमें पूछा गया है कि ये c1 c2 c3 के कैसे वैल्यूज़ निकल रहे हैं, तो देख लेते हैं अभी 1 1 0। ओके, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 1। ओके, या फिर ऐसे नहीं, डायरेक्टली ऐसे मत लिख दो, चाहे तो लेट a इज इक्वल्स टू 1 1 0, देन क्या है ये, हाँ 0 1 1, देन -1 2 1, इससे क्या वैल्यूज़ निकल रहा हूँ मैं, 1 1 0, कॉमा b इज इक्वल्स टू, b में क्या डाले हम, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट किए उसके आंसर्स, 1 -1 देन 2 1। Therefore a/b is equals to
1 0 minus 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 minus 1 2 1 ओके, ये निकल गए। इसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अभी इसे इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस कर देना है। तो मैंने पहले ही ऐसे इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस कर रखा है, क्योंकि आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको आता होगा इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस करना। तो इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस करने के बाद, ठीक है, इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस करने के बाद, और कौन सा इक्लान फॉर्म, वो इक्लान, या चलो सिंपल इक्लान फॉर्म भी चलेगा। मैंने पूरा रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म तक इसे लाया है। तो रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, या चलो एक काम करता हूँ, सुनो, ये सब लिखने की जगह मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ कि मैंने कौन से स्टेप्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो देखो अभी R3 plus R1 R4 minus, ओके, R3 plus R1 R4 minus R1 R3 minus 3R2 minus 3R2 and R3 multiplied by 1 minus 1 by 2। अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो जो इक्लान फॉर्म मिलेगा वो है 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 minus 1 0 1 1 minus 1, then 0 0 1 minus 3 0 0 1 minus 3 and 0 0 0 0। ओके, तो इसका रैंक क्या है, अभी मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इक्लान फॉर्म तक रिड्यूस करने के बाद अभी हमें क्या पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है 3, कमा रैंक ऑफ ए स्लैश बी वो भी 3 है। ठीक है, इस पूरे चीज़ का भी 3 है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स वो भी तो 3 ही है। C1 और C2 और C3 तो ढूंढने थे, तो नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है। तो पहली बात तो ये दोनों तो कंसिस्टेंट हो गए, दोनों मैच हो गए तो कंसिस्टेंट हो गए। दूसरी बात कि क्या वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रहे हैं या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ओके, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ अननोन्स से कम होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब रैंक ऑफ ए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पूरा कंप्लीट इक्वली हो जाए तो फिर C1, C2, C3 give trivial solutions। और ट्रिवियल का मतलब क्या है, 0, 0, 0। और ये क्या है, ये तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, मतलब 0, 0, 0 ही आएगा। नॉन यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, नॉन यूनिक का मतलब हमेशा चेंज होता है, मतलब जैसे कि अगर मैं लिख दूँ कि k फिर 2k फिर k + 1, अगर ऐसा सोल्यूशंस आए तो फिर ये नॉन यूनिक है, क्योंकि अगर मैं k के जगह 1 डालूँ तो 1 आएगा, 2 आएगा एंड 2 आएगा। अगर कुछ और डालूँ तो कुछ और ऐसे आएगा। लेकिन अगर 0 0 0 ही रहे तो फिर वो तो हमेशा कांस्टेंट ही है और यूनिक है। इसलिए C1, C2, C3 गिव यूनिक सॉल्यूशंस या फिर गिव ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ख़त्म। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो अभी और भी क्वेश्चंस है आपके सामने, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में अभी आता है बेसिस का कॉन्सेप्ट। ओके, बेसिस का कॉन्सेप्ट। तो गिवन क्या है, पहली बात गिवन है S इज द सेट ऑफ 4, मतलब 4 ऐसे मैट्रिसेस दिए गए हैं, 1 0 0 1 0 1, ओके, कॉमा -1 0 1 1 -1 0 1 1, कॉमा 2 1 1 0 2 1 1 0, कॉमा 1 1 0 1।
1 1 0 1। ओके, ये दे दिया गया है हमें, और हमें चेक करना है कि ये बेसिस बन रहा है क्या, किसका, मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 का। ओके, सो इसमें क्या होगा अभी, तो इसमें पहली बात तो बेसिस चेक करने के लिए सबसे पहली बात हमें चेक करना पड़ता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ओके, ये सबसे पहले चेक करना पड़ता है। तो चेक कर लेते हैं, लेट K1 K2 K3 K4 बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, पहली बात तो ये होना चाहिए। देयरफॉर इसके बाद K1 1 0 0 1 प्लस K2 -1 0 0 1 1 प्लस K3 2 1 1 0 प्लस K4 1 1 0 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे होता है लीनियर इंडिपेंडेंस में, हमने देखा है। सो क्या होगा, मैं पूरा फाइनल आंसर ही लिख देता हूँ यहाँ पर, K1 माइनस K2 प्लस 2K3 प्लस K4। आप चाहे तो बीच में एक स्टेप ले सकते हैं, जैसे K मतलब इसमें K1 भर दिया, इसमें K2 भर दिया, आप कर सकते हैं। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ओके, तो K2 प्लस K3, देन इधर क्या होगा, इधर होगा 0 0 K3 प्लस K4, एंड इधर होगा K1 प्लस K2। ओके, इधर काम करते हैं, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। ओके, ज़ीरो वेक्टर का मतलब ये सब जगह ज़ीरो। सो नाउ इतना तक हो गया, तो हमें इसके इक्वेशंस बनाने हैं और चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। देयरफॉर K1 माइनस K2 प्लस 2K3 प्लस K4 इक्वल्स टू 0, K2 प्लस K3 इक्वल्स टू 0। और तो क्या इक्वेशंस हैं, K3 प्लस K4 इक्वल्स टू 0, K1 प्लस K2 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशंस को हमें अभी चेक करना है बाय मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स बनेगा इसका 1 -1 2 1 1 -1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0। ओके, देन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस तरह से मैंने लिखा है कि नहीं। ओके, देन 0 0 1 1 0 0 1 1 and the finally it is 1 1 0 0, correct, 1 1 0 0। ऑल राइट, इसी तरीके से हमने लिख दिया, और मैं इसे डायरेक्टली इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर ही देता हूँ। मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स है, मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टेप्स। ओके, ताकि इधर ही मैं इक्लान फॉर्म वाला पार्ट लिख दूँ। इसके जो स्टेप्स है वो है, या चलो इक्लान फॉर्म पहले लिख देते हैं, 1 -1 2 1, then 0 1 1 0 0 1 1 0, then 0 0 1 1 0 0 1 1, and finally 0 0 0 3 0 0 0 3। ओके, इसके स्टेप्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ से यहाँ तक गया है, कैसे, R4 माइनस R1 R4 माइनस R1 एंड देन R4 माइनस 2R2 माइनस 2R2 कमा R4 प्लस 4R3 R4 प्लस 4R3। ओके, क्लियर। तो इस तरह से वो इक्लान फॉर्म तक आ गया, और अभी हम देख सकते हैं कि रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 4, एंड साथ ही साथ रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 4 तो आ गया, पर नंबर ऑफ अननोन्स भी क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर चूँकि नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A 4 ही है, मतलब दोनों इक्वल है, देयरफॉर these equations, I mean these equations are independent of each other, या फिर बोल सकते हो कि these vectors are
लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट पूरा लिख देना, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। सो क्लियर हो गया यहाँ तक, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के बाद ये तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है कि इसका जो डायमेंशन है, मतलब लिखा था ना कि M2x2 के बेसिस है कि नहीं, तो M2x2 के बेसिस क्या है, डायमेंशन ऑफ V क्या है, हर M2x2 का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन वो होगा 2x2, मतलब यहाँ पे जो लिखा रहता है वही यहाँ पर डायमेंशन हो जाता है, तो डायमेंशन उसका हो जाएगा 4, ओके। और साथ ही साथ वेक्टर्स इन S कितने सारे हैं, S में कितने सारे वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, 4। तो अगर दोनों इक्वल होते हैं और साथ ही साथ ये पहला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होता है, तो उसका मतलब देयरफॉर S इज अ बेसिस ऑफ V, हम लिख सकते हैं। याद रखना ये पहला क्राइटेरिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। दूसरा क्राइटेरिया हमें चेक करना पड़ता है कि डायमेंशन और वेक्टर्स इन S, मतलब डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S वो इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो फिर S इज़ अ बेसिस ऑफ V, हम आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कैसे हो गया, ओके। चलो ये भी अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखता है, S इज़ मतलब एग्जैक्टली पिछले की तरह है, लेकिन जो मतलब वेक्टर्स है वो अलग है, 1 0 2 3 कॉमा देन 1 0 2 3 -2 1 -2 1 -1 0 -1 0 कॉमा 3 4 2 1 3 4 2 1 कॉमा -3 -3 1 3 -3 -3 1 3, ओके। सो हमें इसमें जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ओके। सो हमें इसमें वही पिछले की तरह बेसिस ढूंढना है और जो वेक्टर स्पेस है वो M2x2 है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो आप एक काम कीजिए, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ओके, ये आप खुद ट्राई कीजिए। फाइनली रिजल्ट आपको मिलना चाहिए कि S इज़ अ बेसिस ऑफ V, ठीक है, यही रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ओके। ट्राई कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपसे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 4x6 का एक मैट्रिक्स लेना था। मैंने पहले से इधर एक मैट्रिक्स लिख दिया है 4x6 का, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और ठीक है ये लिख दिया। और हमें क्या ढूंढना है, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ये सब ढूंढना है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, देखो A लेना है एक 4x6 का मैट्रिक्स और उसको एक्लॉन फॉर्म तक कन्वर्ट कर देना है, ओके, एक्लॉन फॉर्म तक उसे कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने इसे एक्लॉन फॉर्म तक कन्वर्ट कर दिया है, ओके। एक्लॉन फॉर्म तक कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, रो स्पेस उसका क्या निकलेगा, रो ऑफ ए निकलेगा, वो सारे वेक्टर्स वो सारे रोज जो कि नॉन ज़ीरो हैं। तो इट विल बी 8 5 2 3 7 3 8 5 2 3 7 3 0 -10 0 -10 0 -6 0 -6, ओके, ऐसे रो ऑफ ए। ऑलराइट, ये दो हो गए। अब क्या करना है कि ये है रो स्पेस, ओके, और नॉन ज़ीरो नहीं लेना है, नॉन ज़ीरो ही लेना है, ज़ीरो वाले नहीं लेना है। ये हो गया रो स्पेस। बेसिस ऑफ रो स्पेस क्या हो जाएगा,
ठीक है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था बेसिस के या सॉरी रो स्पेस के, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ आई एम सॉरी यहाँ पर एक स्पैन भी डालना है आपको। ओके, ये स्पैन है, मतलब रो स्पेस क्या है, स्पैन ऑफ दिस वेक्टर, एंड बेसिस ऑफ रो स्पेस क्या है, सिर्फ ये दो वेक्टर्स। ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई थी कि यहाँ पे स्पैन मैंने नहीं लिखा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इसका स्पैन है रो स्पेस और बेसिस क्या है, सिर्फ ये दो वेक्टर्स 8 5 2 3 7 3 कमा 0 -10 0 -6 0 -6। ओके, हो गया। फिर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, ये कितने सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, बस दो कर दो। ओके, हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि नल स्पेस क्या होता है। ऑलराइट, तो नल स्पेस होता है कि ए मतलब वो सारे सॉल्यूशंस x के जो ax इक्वल टू 0 लाने पर होता है। ax इक्वल्स टू 0 अगर हो जाए तो फिर x के जितने सारे सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं वो नल स्पेस। ओके, तो देखते हैं कैसे एग्जैक्टली होता है वो। तो जैसे कि मैंने वो अभी नल स्पेस चल रहा है, ओके, रो स्पेस हो गया, नल स्पेस चल रहा है। जैसे कि वो एक रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म तक लाए थे 8 5 2 3, ओके, सो 8 5 2 3 7 3, ओके, then 0 -10 0 -10 0 -6 0 -6 0 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 0, डन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 x1 x2 x3 x4 x5 x6, डन, इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। ओके, ऐसे किया है हमने। ऑलराइट, सो देन अभी हमें क्या दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है। अननोन्स कितने सारे हैं, अननोन्स कितने सारे हैं, 6 है। तो पैरामीटर्स कितने सारे निकलेंगे, पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4। अननोन्स माइनस रैंक इज इक्वल्स टू पैरामीटर्स, तो 4 पैरामीटर्स निकलेंगे। 4 कहाँ कहाँ पे हमें पैरामीटर लेना है वो आप देखते हैं। देखो यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है 8, ये नॉन ज़ीरो है, तो फिर इसे इधर ही रोक जाना है। ठीक है, तो मतलब इधर एक एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट रो में जाना है, इधर एक एलिमेंट है, करेक्ट। फिर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इधर कोई एलिमेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट इधर कोई एलिमेंट नहीं है, और नीचे नीचे x4 एंड x5 में भी कोई मतलब x5 एंड x6 में भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो उसका मतलब x1 और x2 को छोड़ देना है। ठीक है, x1 एंड x2 को छोड़ देना है, एंड देन x3 x4 x5 x6 में हमें पैरामीटर्स डालने हैं। ओके, सो लेट x3 इज इक्वल्स टू s ले लेते हैं, x4 इज इक्वल्स टू t ले लेते हैं, x5 इज इक्वल्स टू u ले लेते हैं, x6 इज इक्वल्स टू v ले लेते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग हमने ले लिए हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसके हिसाब से -10x2 -6x4 -6x6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर -10x2 इज इक्वल्स टू 6x4 क्या है, x4 है t प्लस 6x6 है v, करेक्ट। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू 6 बाई -10 t प्लस 6 बाई -10 v, यह हमें x2 मिल चुका है। ओके, देन x4
नहीं, इसको हमें सॉल्व करना अभी, पहले वाले को। 8x1 + 5x2 + 2x3 + 3x4 प्लस क्या है 7x5 plus 3x6 = 0, करेक्ट। सो 8x1 + 5x2 के जगह हमें क्या लिखना है, ये पार्ट लिख देना है, -6/10 t प्लस नहीं, डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, -6/10 v, ओके। हो गया ये दोनों। देन 8x1 + 5x2 + 2s + 3t + 7u + 3v = 0। Therefore x1 = अभी हम इसे अगर सॉल्व करने जाए तो देखते हैं क्या आता है। एटलीस्ट 8x1 ले लेते हैं। सो इट विल बी 8x1 minus, it will be 2 and -3t, is it correct? Yes, -3t minus 3v plus 2s plus 3t plus 7u plus 3v is equals to 0. Therefore ये और ये तो कैंसिल हो चुका है ऑफ कोर्स, एंड ये भी कैंसिल हो चुका है, तो x1 is equals to -2s/8 प्लस माइनस 7/8 u, करेक्ट। ओके, तो हमें सभी के वैल्यूज़ मिल चुके हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 सभी के वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसे इसे एक मैट्रिक्स में डाल देना है इस तरह के। देयरफॉर x1 x2 x3 x4 x5 x6 is equals to x1 क्या है, x1 यहाँ पर दिया गया है -2/8 देन t, ओके x1 तो हमें मिल चुका है, ये है s के लिए, प्लस ऐसा एक कॉलम t के लिए, प्लस ये u के लिए, प्लस ये v के लिए, ओके ये v के लिए है ये कॉलम। सो नाउ थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं, तो x1 क्या है -2/8 एंड u के जगह पे -7/8 ओके, बाकी जगह पे 0, ओके। सो x2 देख लो अभी -6/10 t -6/10 एंड -6/10 अगेन इन v -6/10, बाकी जगह पे u 0। x3 के जगह पे क्या ले लेते हैं, x3 के जगह पे सिर्फ s ही है, तो s पे 1, बाकी जगह पे 0। x4 के जगह पे क्या है t, तो इधर 0 इधर 1 0 0, सिमिलरली 0 0 0 is 1 0 0 0 0 1, ओके हमें मिल चुका है आंसर। नाउ फाइनली जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो हम यहाँ पर नल स्पेस लिख सकते हैं। कैसे? नल स्पेस इज इक्वल्स टू just a minute, okay? Null space of A is equals to these vectors, okay? These vectors -2/8 0 1 0 0 0, comma 0 -6/10 0 1 0 0, comma, okay, ये है span of these vectors, all right? then u का भी जो वेक्टर है -7/8 0 0 0 1 0, comma
0 माइनस 6/10 0 0 0 1। ऑलराइट, ये है नल स्पेस। तो बेसिस क्या होगा? बेसिस होगा सिर्फ ये वेक्टर्स। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर आपको तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ वेक्टर्स लिखने हैं। तो यह इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख देते हैं। ओके, क्लियर? और साथ ही साथ ये जब हम ये लिख ले रहे हैं तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। ओके, क्योंकि हमें 4 वेक्टर्स दिख रहे हैं ना, 4, तो इसलिए नल स्पेस उसका डायमेंशन उसका 4 होता है। ओके, ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब जो लास्ट क्या पार्ट है जो है कॉलम स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस, वो देख लेते हैं। ओके, सो कॉलम स्पेस देखते हैं अभी। कॉलम स्पेस के लिए याद रखना हमें चाहिए होता है ए ट्रांसपोज। ओके, हमें ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ती है इस केस में। तो ए ट्रांसपोज अगर हम ले लेते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखेगा 8 5 2 3 7 3, 8 5 2 3 7 3, then 16 10 4 6 14 6, 16 10 4 and 6 14 6, 6 14 6, 8 minus 5 2, 8 minus 5 2, minus 3 7 minus 3, minus 8 minus 5 minus 8 minus 5 minus 2 minus 3 minus 7 minus 3, ये होता है ए ट्रांसपोज। करेक्ट। इसे अगर हम एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस कर दें, एक्लॉन फॉर्म तक अगर हम इसे रिड्यूस कर दें तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल्स टू, रिड्यूस करने के बाद ये बन जाता है 1 2 1 minus 1, 1 2 1 minus 1, 0 0 1 0, 0 0 1 0। ओके, एंड देन नीचे सब ज़ीरो आएगा, 0 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 0। ऑल राइट, तो अभी कॉलम स्पेस इसका होता है ऐसे, कॉलम ऑफ ए इज स्पैन ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, 1 2 1 minus 1, 1 2 1 minus 1, 0 0 1 0, 0 0 1 0। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आते हैं। ओके, याद रखना ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस कर देना है। ओके, फिर उसे एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट क्या आता है? बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ए इज इक्वल्स टू, क्या है बेसिस? ये दो वेक्टर्स 1 2 1 minus 1, 0 0 1 0, एंड देन फाइनली आता है उसका रो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्लियरली? नाउ अभी क्या करना है? अभी लास्ट ऑफ ऑल लेफ्ट नल स्पेस हमें देखना है। तो लेफ्ट नल स्पेस के लिए सेम वैसे ही ATY इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेते हैं अभी।
सो ए टी वाई इक्वल टू 0, वाई के जो सोल्यूशंस बनेंगे वो है लेफ्ट नल स्पेस। ओके, सो ए टी हमने क्या निकाला था, 1 2 1 -1, 1 2 1 -1, 0 0 1 0, बाकी सब 0 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 0। ओके, इधर आएगा y1 y2 y3 y4 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0। ओके, क्लियर। नाउ इसे अभी अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से पहले तो ये देखो, रैंक ऑफ ए टी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अननोन्स कितने सारे हैं, अननोन्स हमारे पास 4 हैं। देयरफॉर पैरामीटर्स हमारे पास है, पैरामीटर्स कितने सारे, 2 है पैरामीटर्स हमारे पास। सो लेट, इधर देखो अभी इधर हम जा रहे हैं यहाँ से, तो इधर नॉन ज़ीरो मिल गया तो ये अंडरलाइन कर दो, यहाँ से नॉन ज़ीरो मिल गया तो ये अंडरलाइन कर दो। जहाँ जहाँ पे नॉन ज़ीरो मतलब जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे हमें एक पैरामीटर कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे तो कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर पैरामीटर कंसिडर करें तो फिर अच्छा होता है। तो अंडरलाइंस पे पैरामीटर कंसिडर नहीं करना है, जहाँ पे अंडरलाइन नहीं है वहाँ पे एक पैरामीटर कंसिडर करना है। पैरामीटर का मतलब है कि जैसे हम एस लगा रहे थे ना कि x4 = s = t, वैसे वो होता है पैरामीटर्स। तो यहाँ पर y1 पे तो पैरामीटर नहीं लगा सकते हैं, y2 पे लगा सकते हैं। देयरफॉर लेट y2 = s, y4 = t, करेक्ट, y4 = t। सो इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, y3, ओके, y3 = 0 हो जाएगा। पहली बात तो y3 = 0 हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है ना हमें क्लियरली। एंड y1 + 2y2 + y3 - y4 = 0। देयरफॉर y1 के जगह पे हमें लेना है y1 ही लेना है, प्लस 2s + 0 - t = 0। देयरफॉर y1 = t - 2s। ओके, सो लिख देते हैं एक मैट्रिक्स में, y1 y2 y3 y4 = पहले s ले लेते हैं। ओके, तो -2s + t -2। ओके, देन y2 पे क्या था, सिर्फ s, तो 1। ओके, और साथ ही साथ -2s + 1t, y2 = 1s + 0t, y3 = 0s + 0t, y4 = 0s + 1t, करेक्ट। ओके, सो लेफ्ट null space of A is equals to span, या चलो क्या लिखे इधर, null of AT, okay, null of AT which is equals to span of these two vectors -2 1 0 0 1 0 0 1। ओके, इसका बेसिस क्या होगा, बेसिस ऑफ एल नल ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 1 0 0 1 0 0 1, एंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ओके, क्लियर हो गया पूरी बात, कैसे रो स्पेस नल स्पेस वो सब निकालना है। और एक बात, हमेशा अगर बोला जाए ये चारों निकालो तो फिर पहली बात रो निकालना है, फिर नल निकालना है, फिर कॉलम निकालना है, और फिर निकालना है लेफ्ट नल। ओके, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये कैसे निकालना है। ऑलराइट, आंसर्स कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज
बड़ा वीडियो था, रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिडर किए गए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।